गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसका इक्वेशन पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में, रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े थे, फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था हमने, उसके टाइप्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। उसके अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर लिया, लिंक रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फूड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। आज हम पहले इसका डायग्राम बना रहे हैं, तो देखिए कैसे क्या हो रहा है। ग्लूकोज से क्या बना? डायग्राम के लिए थोड़ा सा चाहिए। ग्लूकोज से बना डाई PgAl, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना हमारा डाई PGA से बना है आगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से आगे बना है एसिटाइल कोएंजाइम। ये क्या बनाएगा? आइसोसिट्रिक एसिड के साथ मिलकर ऑक्सैलिक एसिड है, यहाँ पे एसोसिट्रिक एसिड बनाएगा। एसोसिट्रिक एसिड आगे बनाता है फ्यूट्रेट, सक्सेनिक कोएंजाइम, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से ये पूरा क्या है हमारा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, NaDH2 बनता है यहाँ पे। डाई PGA से डाई PGA बनता है तो बनता है NaDH2 BH2। ठीक है, और नेक्स्ट NaDH2 बनता है PSF NaDH2। ठीक है, उसके बाद में NaDH2 यहाँ बनता है NaDH2। ठीक है, एक NaDH2 यहाँ बनता है DH2 और एक बनता है यहाँ पे NaDH2। और ये हमारी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज से जब एसिटाइल कोएंजाइम के पायरुविक एसिड बनता है, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है, पूरी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। डाई PGA से जब डाई PGAl से जब डाई PGA बनता है तो NaDH2 निकलता है। फिर जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तब भी NaDH2 निकलता है, ये NaDH2। और क्रेब्स साइकिल में जो ऑक्सैलिक मैलिक एसिड जब ऑक्सैलिक एसिड में बदलता है तब भी NaDH2 निकलता है। आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड में बदलता है तब भी NaDH2 निकलता है। और अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सेनिक कोएंजाइम में बदलता है तब भी NaDH2 निकलता है। टोटल 1 2 3 और ये चौथा कितना है कि 1 2 3 4 5 NaDH2 जाते हैं
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास और एनएडी में कन्वर्ट होते हैं। ये पूरा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, क्या हो रहा है, एफएमएन कन्वर्ट हो रहा है FMNS2 में, इलेक्ट्रॉन जा रहा है FES में, वहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं यूबिक्यूटोन के पास, यूबिक्यूटोन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम है NADS डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं NADS डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस ठीक है। फिर है सेकंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ से यूबिक्यूटोन से, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे FES से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है FADS2 से, FADS2 FAD में कन्वर्ट हो रहा है, FAD इलेक्ट्रॉन दे रहा है FES को, FES जा रहा है यूबिक्यूटोन हाइड्रेट बना रहा है, यूबिक्यूटोन यहाँ से जाके यूबिक्यूटोन हाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास। और सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम है हमारा, सेकंड कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सक्सिनेट को क्यू रिडक्टेज, सक्सिनेट को क्यू रिडक्टेज, ठीक है। वहां से यूबिक्यूटोन हाइड्रेट से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम बी के पास, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे FES के पास से को एंजाइम क्यू के पास, को एंजाइम क्यू से को एंजाइम Q2 के पास, S2 के पास, वहां से जाएगा साइटोक्रोम सी के पास, और साइटोक्रोम सी जाएगा फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास। और थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम क्या है हमारा, थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम है 4H+, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड को बोलते हैं 4H या CoQS2 साइटोक्रोम रिडक्टेज। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, यहाँ से साइटोक्रोम सी जाएगा साइटोक्रोम फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास, फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के पास जाएगा, यहाँ से साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम 1, साइटोक्रोम Q3 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो क्या करेंगे, हाफ O2 को बदलेंगे वाटर में, ठीक है। और 2 प्रोटॉन्स आएंगे बाहर से, 2 प्रोटॉन्स कहां से आ रहे हैं, बाहर जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, बाहर वाला स्पेस क्या कहलाएगा, पेरीप्लाज्मिक या पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये कौन सा है, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस से 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 4 प्रोटॉन, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं 4 प्रोटॉन, ठीक है। ये जाएंगे इसके अंदर इस तरह से। और ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज, ठीक है। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स से जब यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ADP प्रोटॉन को ग्रहण करके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यूबी का मतलब है यूबिक्यूटोन या यूबिक्यूनॉन। जो यूबिक्यूटोन होता है ये एक मोबाइल एलिमेंट होता है। आया समझ में यहां तक? यहाँ पे देखा जाए तो कितने कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4 5 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है NADS डिहाइड्रोजिनेस, सेकंड का नाम है सक्सिनेट को क्यू रिडक्टेज, और थर्ड का नाम है CoQH2 साइटोक्रोम रिडक्टेज, और फोर्थ का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और फिफ्थ है ATP सिंथेटेज। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, NADS2 के मॉलिक्यूल्स आते हैं, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स आते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स तो एक मॉलिक्यूल आएगा ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, एक आएगा लिंक रिएक्शन से, और 3 आते हैं क्रैब साइकिल से। टोटल 5 NADS2 जाते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास और NAD+ बनाते हैं। वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या करेगा, FMN को एक्टिवेट करेगा, FMNS2 में कन्वर्ट होगा, और FMNS2 आगे बनाएगा FES, ठीक है। फिर जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स को FADS2 मिलता है जब क्रैब साइकिल से मिलता है। जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब FADS2 निकलता हुआ FADS2 मिलता है सेकंड कॉम्प्लेक्स को। सेकंड कॉम्प्लेक्स है सक्सिनिक कोएंजाइम Q रिडक्टेज, ठीक है। सक्सिनिक कोएंजाइम को मिलता है, सक्सिनिक कोएंजाइम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को FES को देगा,
और FeS एक्टिवेट होकर यूबिक्विनोन H बनाएगा। यूबिक्विनोन H में कन्वर्ट हो जाएगा, मोबाइल एलिमेंट होता है एक प्रकार का यूबिक्विनोन। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी थर्ड कॉम्प्लेक्स है सर, थर्ड कॉम्प्लेक्स इसका नाम है कोएंजाइम QH2। कोएंजाइम QH2 में जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कोएंजाइम Q2 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में प्रेजेंट होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम C, इसीलिए इसको बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C के पास, वहां से साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A3 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो क्या करेंगे, हाफ ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो प्रोटोन थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स में 4 प्रोटॉन्स आते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये होगा। उसके बाद में क्या होगा, बाहर से प्रोटॉन के आने की वजह से क्या होगा, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा जिससे ATPase एक्टिवेट होगा। और ATPase एक्टिवेट होकर क्या करेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ADP को ATP में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 5 कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आया समझ में यहां तक? इनके अंदर जो हमारा NADH ये जो फर्स्ट है NADH डिहाइड्रोजनेस है, ये इसके कंपोनेंट कौन कौन से, इसके कंपोनेंट है FMN और FES। इसके कंपोनेंट कौन कौन से है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से कंपोनेंट है, इसके कौन कौन से FMN और FES होते हैं इसके कंपोनेंट। और इसको इनहिबिट कौन करता है, इसको इनहिबिट करता है एक तो रेटिनॉल, एमाइटॉल और CLTD। ये कुछ है इनहिबिटर जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इनहिबिट कौन कौन करते हैं, रेटिनॉल, एमिटॉल और CLTD। और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है SDS या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस रिडक्टेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस रिडक्टेज जो है सेकंड कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स, एक तो है यूबिक्विनोन इसका कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा इसका कॉम्प्लेक्स में होता है CoQ और एक होता है FES। ठीक है, तो ये सब इसके कंपोनेंट है और इसको इनहिबिट करता है मेलेनॉट इसको इनहिबिट करता है। और थर्ड कॉम्प्लेक्स है हमारा जिसका नाम है, थर्ड कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। साइटोक्रोम C रिडक्टेज क्या करता है, इसके कौन कौन से, इसके अंदर है साइटोक्रोम B है, इसका कंपोनेंट FES है, साइटोक्रोम Q है, CoQ है और CoQH2 है इसके है। ठीक है, इसको कौन करता है इनहिबिट, एंटीमाइसिन इसको इनहिबिट करेगा, ब्रिटिश करेगा, एंटी लेविस्टिन, ये सब इसको इनहिबिट करते हैं। फोर्थ कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। फोर्थ कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से कंपोनेंट है, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये सब इसके कंपोनेंट है तीनों। और इसको कौन करता है, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों क्या करते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वाहक अणु कौन सा है, मोबाइल कौन सा है, मोबाइल एलिमेंट होता है यूबिक्विनोन। ये क्या है, वाहक अणु या मोबाइल एलिमेंट होता है। और साइटोक्रोम C 2 है, इसके अंदर 2 है, एक तो है हमारा वाहक अणु साइटोक्रोम कौन कौन से, एक तो यूबिक्विनोन और एक है साइटोक्रोम C। ये दोनों क्या है, मोबाइल एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 वाहक अणु होते हैं, एक तो होता है यूबिक्विनोन और दूसरा होता है साइटोक्रोम C। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो कौन सा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ऑक्सीजन, जबकि अंतिम इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा है, साइटोक्रोम। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन सा है, दाता कौन सा है, साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 का ऑक्सीकरण होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज करवाता है, ऑक्सीजन का रिडक्टेज कराता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है वो ही ऑक्सीजन को लेता भी है और साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन भी करवाता है। ठीक है, साइनाइड प्रतिरोधी घटक कौन कौन से, पालक मटर में उपस्थित होते हैं। साइनाइड प्रतिरोधी घटक उपस्थित होते हैं पालक और मटर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर एनर्जी कैसे बनती है, अब एनर्जी के बारे में देखो तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने बन रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फोरीकरण के द्वारा कितने बने, 2 NADH2 आए यहाँ से, तो 4 यहाँ से आ गए, 4 ATP यहाँ से आ गए। ठीक है, और NADH2 से प्राप्त दूसरा होगा 6, 4 यहाँ से आ गए,
ग्लाइकोलाइसिस में कितने प्राप्त होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस में टोटल मिलेंगे हमें 8 एटीपी, और लिंक रिएक्शन में मिलते हैं, यहां से हमें कितने एटीपी मिल रहे हैं? 8 एटीपी मिलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, और जो ये लिंक रिएक्शन है यहां से मिलेंगे 6 एटीपी, और क्रैब साइकिल से मिलेंगे 24 एटीपी। ठीक है, कितने एटीपी मिल रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस से 8 एटीपी मिल रहा है हमें, जो यहाँ पे जो लिंक रिएक्शन है, ये वाली पूरी लिंक रिएक्शन है, यहाँ से 6 एटीपी मिल रहा है, और क्रैब साइकिल से 24 एटीपी। टोटल कितना होगा? 24 प्लस 6 30 और 8 38। तो टोटल कितने एटीपी मिल रहा है इसमें? टोटल ईटीएस में कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी। कैसे बन रहा है 38? 6 एटीपी मिल रहा है, 8 एटीपी मिल रहा है ग्लाइकोलाइसिस से, 6 एटीपी लिंक रिएक्शन। ये जो है पूरी, ये कौन सी है? ये हमारी ग्लाइकोलाइसिस है। ये कौन सी है भाई? ये हमारी लिंक रिएक्शन है, और ये क्रैब साइकिल है। ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा 8 एटीपी बनते हैं, लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी, और क्रैब साइकिल में 24 एटीपी। सबको आपस में जोड़ेंगे तो टोटल 38 एटीपी बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक अणु ग्लूकोज के श्वसन में 10 NADPH2 बनते हैं, तो ईटीएस में प्रभावित 30 एटीपी बनते हैं। इसको हम वापस करते हैं। ठीक है, आए यहाँ तक समझ में? तो पढ़िए आप अच्छे से। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कॉल से मुझे पूछ सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ये बाहर वाली जो स्पेस, इसको हमने बोला पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसको पूरा लिख देती हूँ मैं, क्या है ये? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, आए समझ में? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर क्या है? ये पूरा इसका मैट्रिक्स है, और ये पूरा काम कहाँ हो रहा है? NADH to FDH, वाटर वगैरह बन रहा है, ATP, ये सब कहाँ बन रहा है? मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड पार्ट होता है, जैसे मैट्रिक्स बोलते हैं, वहां पर हो रहा है। ठीक है, आए समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कॉल से पूछ सकते हैं आप। एक बार वापस ढंग से देख लीजिए। थैंक यू सो मच। मिनट हो जाएगा यार। चलो कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। इसमें टोटल 5 NADH2 कहाँ से आते हैं? हम पहले ये लिखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से कितने NADH2 आ रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस से कितने NADH2 मिल रहा है? टोटल NADH2 एक NADH2 मिल रहा है ग्लाइकोलाइसिस से। H2 लिंक रिएक्शन से एक NADH2 मिल रहा है, यहां से भी एक NADH2 मिलता है। ठीक है, क्रैब साइकिल से कितने मिलते हैं NADH2? 1 2 3 NADH2। टोटल कितने आ गए इसके पास? इसका मतलब ETS में कितने NADH2 होते हैं? ETS में कितने होंगे? टोटल 5 NADH2 होते हैं। 5 NADH2 का मतलब है 5 × 3 15 ATP यहीं पे बन गए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर ये पॉइंट हो गया हमारा फैक्ट। सेकंड फैक्ट है इसके अंदर FADH2 कहां से आता है? क्रैब साइकिल से आता है। एक FADH2 का मॉलिक्यूल, जो किसमें कन्वर्ट होता है? FAD में। और ये सब किसमें कन्वर्ट होता है? NAD+ में, और ये कन्वर्ट होता है FAD+ में। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इसमें कितने होते हैं? टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके अंदर। आइए समझ में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स के नाम लिख लेते हैं हम। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे सक्सिनेट
सक्सिनेट कोएंजाइम रिडक्टेज। सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हमारा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। साइटोक्रोम सी रिडक्टेज थर्ड कॉम्प्लेक्स है हमारा। साइटोक्रोम सी रिडक्टेज फोर्थ कॉम्प्लेक्स है हमारा। फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है हमारे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का नाम है इसके अंदर एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या क्या हुआ करता है? इसमें पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से क्या होता है? जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहां से क्या आते हैं? प्रोटॉन्स आते हैं जो एंटर करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और यहाँ से जो ये NADH2 वगैरह बनते हैं वो कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रॉन्स एटीपी से एटीपी कहाँ बनता है? एटीपी कहाँ बनते हैं? मैट्रिक्स के अंदर बनते हैं। यहाँ लिख सकते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बनते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है मैट्रिक्स में, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के घटक है, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि भाई जो 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो रहे हैं उनमें कौन कौन से इसके कंपोनेंट है और कौन कौन से इसके इनहिबिटर्स है पांचों कॉम्प्लेक्स के। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इसके इनहिबिटर्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है, या बोल देते कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है वो लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसके कंपोनेंट कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं? FMN और FES। दूसरा कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम है, इसको इनहिबिट कौन करता है? इसको इनहिबिट एमाइटॉल करता है, इसको इनहिबिट एमाइटॉल। और करता है इसको CLTD। दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसके कौन कौन से कंपोनेंट है? इसके कंपोनेंट है यूबिक्विनोन और FES। और इसको इनहिबिट करता है मेलेनोट, ठीक है। थर्ड कॉम्प्लेक्स है हमारा साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। इसके कौन कौन से कंपोनेंट है? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम B1 और साइटोक्रोम C1, ठीक है। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी। इसके एंटीमाइसिन दूसरी है ब्रिथिस एंटीलेविस्टी, ठीक है। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स है हमारा एटीपी। फोर्थ कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसके कंपोनेंट कौन कौन से? इसके कंपोनेंट है साइटोक्रोम A,
साइटोक्रोम A3 साइटोक्रोम, ठीक है, और इसके साइनाइड है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है एटीपी सिंथेटेज, एटीपी कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेटेज, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो 4-5 घटक है उनके कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से इनहिबिटर्स है वो बताते हैं। फर्स्ट है जो NADH डिहाइड्रोजनेज होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, उसके कंपोनेंट कौन कौन से FMN और FES, इसके इनहिबिटर्स है रेटिनॉल, एमाइटॉल और CLTD, एमाइटॉल, ठीक है। सेकंड कॉम्प्लेक्स है सक्सिन डिहाइड्रोजनेज, इसके कंपोनेंट्स है यूबिकिनोन और FES, और इसका इनहिबिटर है मेलेनॉट, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स थर्ड है, उसका नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, इसके है अंदर साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसको इनहिबिट करता है एंटीमाइसिन, ब्रिटिस और एंटी लेविसिट, ये सब इसको इनहिबिट करते हैं। फिर है कॉम्प्लेक्स फोर्थ, उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इस कौन कौन से कंपोनेंट है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसको साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट किया करता है। और फिफ्थ है एटीपी सिंथेटेज, इसके कोई कंपोनेंट इनहिबिटर नहीं दिए गए हैं, ठीक है। आए समझ में यहाँ तक? फिर नेक्स्ट है ETS के मोबाइल अणु कौन कौन से हैं। ETS के मोबाइल अणु, एक तो है हमारा यूबिकिनोन और दूसरा है साइटोक्रोम C, ये दोनों क्या है इसके मोबाइल अणु, ठीक है। और ETS के अंतिम इलेक्ट्रॉनकारी ऑक्सीजन है, जबकि अंतिम इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C A3 लेता है। दूसरा है इसका ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन, एक तो होता है ग्राही और एक होता है दाता। इलेक्ट्रॉन दाता कौन है? इलेक्ट्रॉन दाता है साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन देता है। और ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और देता कौन है? A3, साइटोक्रोम A3 देता है इलेक्ट्रॉन और लेता कौन है? फिर ऑक्सीजन के द्वारा उसे लिया जाता है। साइटोक्रोम A3 का ऑक्सीकरण और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के द्वारा होता है। तो साइटोक्रोम A3 का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण लिख सकते हैं इसे। इसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के द्वारा होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करेगा? साइटोक्रोम A3 को ऑक्सीडेज करेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज कौन करता है? साइटोक्रोम A3 को ऑक्सीकरण साइटोक्रोम ऑक्सीडेज करता है। उसके अलावा ऑक्सीजन का रिडक्शन का एंजाइम कौन सा है? ऑक्सीजन के रिडक्शन का एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ही इसके रिडक्शन का भी एंजाइम होता है, ठीक है। आए समझ में यहाँ तक? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मोबाइल अणु कौन कौन से? यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C, इसके दो ये मोबाइल अणु है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन दाता होता है वो होता है साइटोक्रोम A3, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ऑक्सीजन। साइटोक्रोम A3 का ऑक्सीकरण होता है साइटोक्रोम C साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के द्वारा, और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? ऑक्सीजन का रिडक्शन भी होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के द्वारा, ठीक है। आए समझ में यहाँ तक साइटोक्रोम? अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर एनर्जी कैसे बनती है। तो इसके अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी फॉर्मेशन
बायोएनर्जेटिक्स एंड रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज। अब इसमें एटीपी का फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जितना भी मैंने पढ़ा उसको पढ़िए, देखिए अच्छे से। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कॉल से आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।